नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एसएफ लाइव पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं भारत के मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर की। मिशन कश्मीर 2.0 5 अगस्त 2019 जब धारा 370 और 35 से हटाई गई और उसके साथ राज्य को दो टुकड़ों में बांटा गया। पहला लद्दाख, जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसमें विधानसभा नहीं होगी, और दूसरा जम्मू कश्मीर, दूसरी यूटी, जिसमें विधानसभा होगी जैसे दिल्ली में है। इसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद एक राजनीतिक विमर्श, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन शुरू हुआ। 24 तारीख को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के एलजी के साथ 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ये लोग वहाँ पर किस तरह से पॉलिटिकली आगे बढ़ा जाए, इस विषय पर चर्चा प्रारंभ की गई। लेकिन जैसे ही ये चर्चा प्रारंभ हुई, अगले ही दिन से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई। जम्मू में ड्रोन से अटैक हुआ एयरफोर्स के बेस कैंप पर। पुलवामा में एक रिटायर्ड एसपीओ के घर घुसकर आतंकवादियों ने उसकी हत्या कर दी। उनकी वाइफ और उनकी डॉटर की हॉस्पिटल ले जाते जाते मृत्यु हो गई। इन एसपीओ का लड़का फौज में है। इस तरीके की तमाम आतंकवादी घटनाएं बढ़ने लगी। इसके पीछे कारण क्या? कारण थोड़ा पहले चलते हैं। अक्टूबर 2020 में 11 केंद्रीय कानून नोटिफिकेशन के द्वारा जम्मू कश्मीर में लागू किए गए। 10 में बदलाव लाया गया और जो तत्काल प्रभाव से लागू हुए। ये पहले संभव नहीं हुआ करता था। केंद्र के कानून को प्रदेश में लगाने के लिए विधानसभा की मंजूरी चाहिए होती थी। केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ वहाँ के लोगों को मिलने लगा। 18 मई 2020 यूनियन टेरिटरी डोमिसाइल लॉ में परिवर्तन किया गया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। 15 साल से निवास कर रहे वहाँ के लोगों को नागरिकता दी गई। जो कोई 7 साल से वहाँ पर स्टडी कर रहा है और उसने हाई स्कूल और इंटर यानी 10th और 12th की परीक्षा वहाँ पास की गई है, उसको वहाँ की नागरिकता दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, बैंक एम्प्लॉयज़, तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले लोग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोग, इनके लिए शर्त है अगर वो 10 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो वहाँ की नागरिकता के वो पात्र हैं। जम्मू कश्मीर की बेटियाँ जो किसी राज्य के बाहर अगर वो शादी हो जाती थी उनकी, तो उनकी राज्य की नागरिकता चली जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। उनकी संतानों को भी जम्मू कश्मीर की स्थायी नागरिकता मिलने का प्रावधान है। वाल्मीकि समाज और गोरखा समुदाय जो है, ये भी नए नागरिक कानून से लाभान्वित हुआ है। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी जो 73-74 साल से जम्मू में बसे हैं, उनको नागरिकता मिलने का रास्ता खुल गया है। पीओके से आए 5300 परिवार, ये नागरिकता मिल जाएगी इनको। एक आईएएस नवीन चौधरी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हैं, दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं, वे पहले व्यक्ति बने इस तरीके की नागरिकता लेने वाले। पिछले दिनों वहाँ डीडीसी लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए। इस विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन चुनावों से क्या हुआ? वहाँ पर ग्रास रूट डेमोक्रेसी डेवलप हो रही। चूँकि ये इलेक्शन गांव-गांव का होता है, बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, उनकी लोकल बॉडीज़ बनी और वहाँ से विकास का काम, डेवलपमेंट का काम जो पहले कुछ हैंड्स में सेंटर्ड था, वो सारे हाथों में गया। एक विकास का रास्ता खुला। 6 मार्च 2020 को परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। आपको मालूम है ये परिसीमन क्या होता है? हर जनसंख्या के बाद जो विधानसभा और लोकसभा की सीटें हैं, इनकी सीमाएं दोबारा तय की जाती हैं जनसंख्या के आधार पर और वहाँ के क्षेत्रफल के आधार पर। उसका कारण क्यों? कि हर वोट की वैल्यू बराबर रहे। राज्य के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया
इसके जो प्रेसिडेंट बनाई गई वो थी रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट की मैडम रंजना देसाई। इसके साथ राज्य के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 5 एमपी, जिसमें 2 बीजेपी के और 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, ये सब उसके सदस्य हैं। इस आयोग को 1 साल के अंदर अपना काम पूरा कर लेना था। कोरोना महामारी के कारण इसका टाइम 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। यह आयोग वर्चुअल मीटिंग्स कर रहा है और इसका डाटा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भेजा जा चुका है। संविधान का अनुच्छेद 82 के हिसाब से इस परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा का तो परिसीमन हुआ, लेकिन विधानसभा का जो परिसीमन था वो नहीं हो पाया। क्यों? जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 के अनुसार 1963, फिर 73, फिर 95 में ये आखिरी परिसीमन हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी 2002 में। इन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कराया, कानून बनाया कि ये अब परिसीमन 2026 तक नहीं होगा। यानी आखिरी परिसीमन जो 1995 में हुआ था, उसमें जनगणना का आधार लिया गया था 1981, चूँकि 91 वाली जनगणना जम्मू कश्मीर में संभव नहीं हो पाई थी। जम्मू कश्मीर में सीटों का बंटवारा भी बड़ा असीमित है, अनइवन है। 58% एरिया लद्दाख के पास है, जिसमें केवल विधानसभा की 4 सीटें थी। हालांकि अब वो अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है। जम्मू के पास 26% एरिया है और सीटें हैं 37। कश्मीर के पास केवल 16% एरिया है और सीटें हैं 46। 24 सीटें पीओके के लिए हमेशा खाली छोड़ी जाती हैं, क्योंकि वहाँ चुनाव कराना संभव नहीं है। कुल सीटें कश्मीर विधानसभा की 111, जिसमें केवल 87 पर चुनाव होता है। इस नए परिसीमन से लोगों को आस है, जो 1947 से जम्मू संभाग के साथ राजनीतिक पक्षपात हो रहा है, ये समाप्त होगा। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि 7 सीटें 7 ये बढ़ने वाली हैं। वहाँ पर अभी एससी का तो रिजर्वेशन है, वो सीटें सारी जम्मू क्षेत्र में हैं। एसटी का वहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। 11 एसटी की सीटें जो संभवतः सारे कश्मीर में होंगी वो रिजर्व होंगी, क्योंकि बहुत बड़ा समुदाय वहाँ शेड्यूल ट्राइब का रहता है। गुज्जर, बकरवाल, सिप्पी, गद्दी, ये तमाम लोग वहाँ पर रहते हैं। बात करते हैं कश्मीरी हिंदुओं की। मेरे ख्याल से कश्मीरी पंडित शब्द की जगह कश्मीरी हिंदू शब्द ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जो वहाँ से माइग्रेट हुए, भगाए गए, वो केवल पंडित ही नहीं थे। मैं भी एक पुस्तक पढ़ रहा था प्रसिद्ध पत्रकार राहुल पांडित्या की, आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स। अगर आपको कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर हुआ अत्याचार पढ़ना है, जानना है कि उनके ऊपर किस तरीके के अत्याचार हुए, तो आई रिकमेंड दिस बुक। 5 लाख हिंदुओं को वहाँ से भगाया गया रातों रात। सन 1990 की वो महीने ये लोग कभी भूल नहीं सकते। इनको भी वहाँ पुनर्वास चाहिए, और पुनर्वास केवल घर मिलने से नहीं होगा। इनके खेत वापस मिले, इनके सेब के बगीचे वापस मिले, इनका सम्मान वापस मिले। जेएनके में एक नए राजनीतिक समझ की ज़रूरत है। नए परिसीमन से नए चुनाव होंगे, नई सरकार आएगी, नई विधानसभा बनेगी, कश्मीर में नया सूरज निकलेगा और हमारा कश्मीर नया कश्मीर होगा।